हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। अब पाकिस्तान के अंदर अज्ञात हमलावरों ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की शुरुआत कर दी है। मार गिराया गया है हाफिज सईद का बेहद करीबी और खूंखार आतंकवादी। इस वीडियो में जानेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर लश्कर के किस संदिग्ध आतंकवादी को व्हाइट हाउस में सलाहकार नियुक्त कर दिया है। फिर देखेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान की किस तरह गुपचुप तरीके से मदद की। अब उसका पूरा खुलासा हो चुका है। दूध का दूध और पानी का पानी अब सबके सामने है। पर्दे के पीछे का पूरा सीन अब बेनकाब हो चुका है। उधर ऑपरेशन सिंदूर के बाद रावलपिंडी में ऐसा हड़कंप मचा है कि पाकिस्तान की सेना अपने सभी मुख्यालयों को भारतीय मिसाइलों से बचाने के लिए पहाड़ी सुरंगों में शिफ्ट करने को मजबूर हो गई है, ताकि जब भारत अगला हमला करे तो उनके सैन्य ठिकाने सुरक्षित रह सकें। इसके अलावा भी इस वीडियो में जानेंगे बहुत कुछ। तो आप सब जानते हैं कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और पीओके में घुसकर सैकड़ों आतंकियों के ठिकाने तबाह किए, दर्जनों को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे चेहरे अब भी जिंदा बचे हैं जो पाकिस्तान की धरती पर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। अब उन्हें चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। पिछले दिनों पहलगाम हमले के बाद भारत में जब गुस्सा उबाल पर था, तब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक धमाकेदार ऐलान किया था। उन्होंने आतंकी हाफिज सईद की तस्वीर पर क्रॉस मार्क लगाकर सीधे खुलेआम चुनौती दे दी थी। और अब इसी हाफिज का सबसे करीबी सैफुल्लाह खालिद पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अज्ञात हमलावरों की गोलियों का शिकार बन गया। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान के घर में घुसकर अज्ञात हमलावरों ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू कर दिया है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर लॉरेंस गैंग का वो ऐलान अब अमल में तब्दील हो चुका है। क्या यह भारत की ओर से आतंक के खिलाफ शुरू हुए छद्म युद्ध का दूसरा चरण है? यह अभी रहस्य है, लेकिन पाकिस्तान में खौफ अब खुलकर दिख रहा है। पहलगाम हमले से पहले भी पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने भारत के दुश्मनों को चुन चुनकर ठिकाने लगाया था, और अब वही सिलसिला फिर से शुरू होता दिखाई दे रहा है। इसी वजह से हाफिज सईद को पाकिस्तान की आईएसआई ने बेहद हाई सिक्योरिटी में छिपाकर रखा है, क्योंकि उन्हें डर है कि अब अगला नंबर उसी का है। दरअसल हुआ यह कि भारत में आतंक का बीज बोने वाला अब खुद पाक जमीन पर गाड़ दिया गया है। लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ आतंकी सैफुल्लाह खालिद पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बदीन जिले के मतली शहर में अज्ञात हमलावरों की गोलियों का शिकार बन गया। जैसे ही खालिद अपने घर से बाहर निकला, हमलावरों ने सिर और सीने पर गोलियों की बारिश कर दी और वहीं उसकी सांसें थम गई। भारत के लिए यह खबर सिर्फ राहत नहीं बल्कि प्रतीक है उस न्याय का जो वर्षों से टल रहा था। यही वह शख्स था जिसने साल 2001 में रामपुर सीआरपीएफ कैंप पर हमला कराया, साल 2005 में बंगलौर पर आतंकी वारदात को अंजाम दिया और 2006 में नागपुर आरएसएस मुख्यालय को निशाना बनाया। सैफुल्लाह खालिद कोई छोटा मोटा आतंकी नहीं था। यह वही था जो हाफिज सईद का सबसे करीबी माना जाता था। यही नहीं, नेपाल में विनोद कुमार के नाम से वर्षों तक छिपकर बैठा था और भारत पर कहर बरसाने की साजिशें रचता रहा। जब वह पाकिस्तान लौटा तो लश्कर और जमात उद दावा जैसे संगठनों के लिए भर्ती और फंडिंग का नेटवर्क खड़ा करने में जुट गया। अब उसे हमेशा के लिए सुला दिया गया है। उधर अमेरिका के व्हाइट हाउस में एक ऐसा विस्फोट हुआ है जिसने न केवल वॉशिंगटन की दीवारें हिला दी हैं, बल्कि दिल्ली के साउथ ब्लॉक को भी झकझोर कर रख दिया है। ट्रंप प्रशासन ने अपने एडवाइजरी बोर्ड ऑफ द लीडर्स में जिन 2 मुस्लिम चेहरों को जगह दी है, उनमें से एक है इस्माइल रॉयर, जो पहले रैंडल रॉयर के नाम से जाना जाता था और जिसकी फाइलें पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी कैंप से जुड़ी हुई हैं। यह वही इस्माइल रॉयर है जिसने 2000 में पाकिस्तान जाकर लश्कर के आतंकियों के साथ ट्रेनिंग ली थी। इसने न सिर्फ खुद हथियार चलाना सीखा, बल्कि अमेरिका के अंदर से वर्जीनिया जिहादी नेटवर्क खड़ा किया। इस्माइल रॉयर को साल 2004 में अमेरिकी कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन 13 साल जेल में रहने के बाद अब वह धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर इस्लाम एंड रिलीजियस फ्रीडम एक्शन टीम का डायरेक्टर बन बैठा है। यही नहीं, ट्रंप प्रशासन के दायरे में अब वह व्हाइट हाउस के पॉलिसी बोर्ड में सलाह दे रहा है। दूसरा नाम है शेख हमजा यूसुफ, जो जायतूना कॉलेज का सह संस्थापक है। उस पर मुस्लिम ब्रदरहुड और हमास जैसे संगठनों से नजदीकी के आरोप हैं। सोशल मीडिया पर दक्षिणपंथी कार्यकर्ता लारा लूमर ने इस पर तीखी टिप्पणी करते हुए लिखा, व्हाइट हाउस में आतंकियों को जगह देना अमेरिका की सुरक्षा का अपमान है। जातूना कॉलेज पर शरिया कानून की शिक्षा और कट्टर इस्लामिक विचारधारा को बढ़ावा देने के आरोप लग चुके हैं। यूसुफ पर आरोप है कि वह जिहाद की असल परिभाषा को छिपाता रहा है
और वह इस्लामिक कट्टरपंथ को आधुनिक सोच की आड़ में परोसता है। इस पूरे घटनाक्रम से भारत की चिंताएं और भी गहरी हो गई हैं, क्योंकि इसी लश्कर-ए-तैयबा ने 2008 में मुंबई में 1600 से ज्यादा गोलियां बरसाई थीं, जिसमें 166 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। अब जब अमेरिका के अंदर ही लश्कर से जुड़े चेहरे नीति निर्धारण का हिस्सा बन रहे हैं, तब भारत और अमेरिका के बीच की सुरक्षा साझेदारी पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। अमेरिका की दोहरी नीति, आतंक के साथ सौदा। भारत को सतर्क रहने की जरूरत। आज अगर आप नक्शे पर देखें तो भारत को चारों ओर से साजिशों से घेरा जा रहा है। एक तरफ ड्रैगन चीन है, जो सैटेलाइट और हथियारों से पाकिस्तान की मदद कर रहा है, लेकिन अब जो तस्वीर उभर रही है वो कहीं ज्यादा डरावनी है। अमेरिका की ट्रंप सरकार भी उन्हीं आतंकियों को ताकत दे रही है जो भारत की जमीन को खून से रंग रहे हैं। जी हां, अमेरिका, जो खुद को लोकतंत्र और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाला बताता है, वही अब लश्कर जैसे संगठनों के संदिग्धों को व्हाइट हाउस में जगह दे रहा है। इस्माइल रॉयर जैसे आतंकी, जिन्हें भारत के खिलाफ हमलों ने हाथ बताया गया, वो अब अमेरिका में सलाहकार की कुर्सी पर बैठे हैं। आप में से कई लोग अक्सर कहते हैं कि भारत को अमेरिका से हमेशा सावधान रहना चाहिए, और अब ये बात सच साबित हो रही है। ट्रंप बार बार भारत और पाकिस्तान के सीजफायर का श्रेय ले रहे हैं, लेकिन उनके असली एजेंडे के पीछे कई खतरनाक खेल छिपे हैं। पहला खेल, IMF ने पाकिस्तान को 12,000 करोड़ रुपया, और ये बिना अमेरिका की सहमति के हो ही नहीं सकता। दूसरा खेल, ट्रंप परिवार से जुड़ी कंपनी की पाकिस्तान से क्रिप्टो डील की खबरें। तीसरा खेल, पाकिस्तान की जमीन में ट्रंप के इशारे पर सोने की खदान की खुदाई शुरू होना। चौथा झटका भारत को तब लगा जब ट्रंप ने एप्पल को आदेश दिया कि आईफोन अब भारत में नहीं बल्कि अमेरिका में बनाए जाएं। पांचवा झटका, जब उन्होंने रेमिटेंस पर 5% टैक्स लगाने की बात कही, जबकि भारत को विदेश से आने वाले पैसे से भारी कमाई होती है। इसके अलावा उन्होंने टैरिफ अमेरिका में रहने वाले भारतवंशी को कई सारे झटके दिए हैं। और आखिरी बार जब आतंक की फैक्ट्री चला रहे पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने की बजाय अमेरिका ने उसे सहायता दी, व्हाइट हाउस में जगह दी और आतंकियों को सलाहकार बना दिया। रूस की चेतावनी को अब भारत को गंभीरता से लेना चाहिए। रूस बार बार कह रहा है, अमेरिका सिर्फ अपने हित देखता है, न वो स्थायी दोस्त है न स्थायी दुश्मन। वह सिर्फ एक चीज जानता है, यूज एंड थ्रो। अब भारत को यह तय करना होगा कि वह ट्रंप के दोहरे चेहरे को पहचानकर अपनी नीति तय करे। इसी बीच पहलगाम हमले के बाद जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग के हालात बने, तब एक तीसरी ताकत चुपचाप इस आग में घी डाल रही थी। नाम है ड्रैगन यानी चीन। अब सामने आया है एक सनसनीखेज खुलासा जिसने रक्षा हलकों में हड़कंप मचा दिया है। भारत के रक्षा मंत्रालय से जुड़े सेंटर फॉर ज्वाइंट वारफेयर स्टडीज ने दावा किया है कि इस तनाव के दौरान चीन ने पाकिस्तान को सैटेलाइट, रडार, खुफिया जानकारी और हथियारों के जरिए भारत के खिलाफ मजबूत किया। यह सब शुरू हुआ 2025 की अप्रैल की 22 तारीख को, जब एक आतंकी हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की जान गई। भारत ने इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। जवाब में ऑपरेशन सिंदूर चला। पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डे तबाह कर दिए गए। लेकिन असली चालबाजी तब शुरू हुई जब चीन ने पाकिस्तान के सैटेलाइट को रीएडजस्ट कर भारत की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट और जनरल अशोक कुमार के बयान से पता चलता है कि चीन ने पाकिस्तान के हवाई सुरक्षा सिस्टम को भी अपग्रेड किया। पाकिस्तान अब इन सैटेलाइट्स की मदद से भारत के शहरों पर ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहा था। इतना ही नहीं, चीन ने इस पूरे संघर्ष को अपने हथियारों की लाइव टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया। J-10C फाइटर जेट और PL-15 मिसाइल को युद्ध के मैदान में उतारा गया, लेकिन भारतीय सेना ने इन चीनी हथियारों को हवा में ही धूल चटा दी। भारत के उन्नत सेंसर नेटवर्क और एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के सैकड़ों ड्रोन को निशाना बनाकर ढेर कर दिया। इस वक्त भारत चीन के साथ व्यापार जरूर कर रहा है, लेकिन यह व्यापार एक तरफा फायदे का सौदा नहीं है। असल में चीन भारत से अरबों डॉलर कमाकर उन्हीं पैसों से पाकिस्तान को ताकत दे रहा है। चाहे सैटेलाइट इंटेलिजेंस हो, सैन्य उपकरण हो या गुप्त फंडिंग, चीन का एजेंडा साफ है, भारत को आर्थिक और सामरिक रूप से घेरना। जो चीन खुद को विश्व शक्ति बताता है, वह भारत पाक तनाव के हर मौके पर चुप नहीं बैठता, बल्कि छिपकर पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखता है और भारत पर निशाना लगाता है। आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान को न सिर्फ सैटेलाइट सपोर्ट दिया, बल्कि अपने हथियारों को भारत के खिलाफ टेस्ट करने की भी कोशिश की। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत ऐसे दुश्मन पर भरोसा कर सकता है? क्या हम चीन के साथ व्यापार जारी रखकर उसी को पैसा दे रहे हैं,
जो हमारे खिलाफ जंग के मैदान में पाकिस्तान को तैयार कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका भी इसी खेल का हिस्सा है। उसे भी पता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का हब है, लेकिन फिर भी वह पाकिस्तान को 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिलवाता है, व्हाइट हाउस में लश्कर से जुड़े चेहरों को जगह देता है और भारत के टेक सेक्टर में झटका देकर आईफोन निर्माण को अमेरिका ले जाने की योजना बनाता है। चीन और अमेरिका दोनों का असली एजेंडा है भारत की आर्थिक रफ्तार को रोकना, उसे सीमा विवादों, आतंकी हमलों और डिप्लोमेटिक उलझनों में फंसाकर उसकी प्रगति को थामना। यही वजह है कि चीन ने श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव जैसे देशों को कर्ज में डुबोकर पहले ही अपनी मुट्ठी में कर लिया है। भारत को अब एक बड़ी नीति बनानी होगी। न तो चीन पर आंख मूंद कर भरोसा किया जाए, न अमेरिका के दिखावे से प्रभावित हुआ जाए। भारत को अब आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ साथ रणनीतिक आत्मनिर्भरता भी लानी होगी और रूस और फ्रांस जैसे देशों के साथ ज्यादा से ज्यादा पार्टनरशिप बढ़ाना चाहिए, क्योंकि भारत इन दोनों देशों पर दशकों से भरोसा करता आया है। इस लिस्ट में आप इसराइल को भी शामिल कर सकते हैं। उधर भारत के ऑपरेशन सिंदूर की गरज से पाकिस्तान पूरी तरह दहशत में है। रावलपिंडी की दीवारें कांप चुकी हैं और इस्लामाबाद की पहाड़ियों के नीचे अब पाकिस्तानी फौज खुद को छिपाने में लगी है। 10 मई को भारतीय वायुसेना ने रावलपिंडी के पास नूर खान एयरबेस को ध्वस्त किया और उसी पल से पाकिस्तान की सेना, सरकार और खुफिया एजेंसियों की रूह कांप गई। अब पाकिस्तान की सेना ने अपना मुख्यालय रावलपिंडी से हटाकर इस्लामाबाद के मरगला हिल्स में शिफ्ट करने का फैसला किया है। सिर्फ हेडक्वार्टर ही नहीं बल्कि सेना प्रमुख का दफ्तर, कंट्रोल रूम और उनके घर तक अब इस अंडरग्राउंड लोकेशन में पहुंचाए जा रहे हैं। मरगला की पहाड़ियों में बन रहा यह नया सैन्य मुख्यालय कोई आम इमारत नहीं है। इसे पहाड़ी की तलहटी में 10 किलोमीटर लंबी सुरंग में तैयार किया गया है। यह पूरा इलाका अंडरग्राउंड है ताकि भारत की मिसाइल और बमबारी से बचा जा सके। पाकिस्तानी नेवी का मुख्यालय महज 6 किलोमीटर दूर है और एयरफोर्स बेस सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी एक ही सर्कल में अब पाकिस्तान की तीनों सेनाएं सिमटाई जा रही हैं। डिप्टी प्रधानमंत्री इशाक डार ने बयान दिया कि सीज फायर सिर्फ 18 मई तक ही है। यानी अब डर इस बात का है कि भारत फिर से ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा चरण शुरू कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही कह चुके हैं कि यह सिर्फ ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। इसी डर से पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। सेना के अफसर, ISI के अधिकारी और आतंकी तक अब अंडरग्राउंड हो रहे हैं। पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर ने दावा किया कि भारतीय सेना ने JF-17 फाइटर जेट बनाने वाली फैक्ट्री पर हमले की योजना बनाई थी, लेकिन वक्त का इंतजार हो रहा है। अब साफ है, पाकिस्तान को भारत की अगली सैन्य कार्रवाई का डर इस कदर सता रहा है कि रावलपिंडी की जगह पहाड़ी की छांव में खुद को छुपा रहा है। लेकिन भारत ने चेतावनी दी है, जहां भी आतंक छुपेगा वहां तक तिरंगा पहुंचेगा। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने पाकिस्तान के लिए बेल आउट प्रोग्राम की अगली किस्त से पहले 11 नई शर्तें थोप दी हैं। और सबसे बड़ी शर्त है, भारत से तनाव खत्म करो वरना अगली फंडिंग भूल जाओ। नई शर्तों के मुताबिक पाकिस्तान को अब 2026 के लिए 17.6 ट्रिलियन रुपए का बजट बनाना होगा और वह बजट IMF के स्टाफ समझौते के तहत ही संसद से पास करवाना होगा। यानी अब पाकिस्तान का वित्तीय भविष्य भी वॉशिंगटन की मर्जी से तय होगा। लेकिन असली बम तो भारत पर आया है। IMF की रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना रहा या और बढ़ा तो बेल आउट योजना के आर्थिक, बाहरी और सुधार लक्ष्यों पर बुरा असर पड़ेगा। IMF ने साफ कर दिया है कि भारत से दुश्मनी अब पाकिस्तान के आर्थिक वेंटिलेटर पर भारी पड़ सकती है। इन 11 शर्तों को मिलाकर पाकिस्तान पर अब कुल 50 शर्तें लागू हो चुकी हैं। यानी जिस मुल्क की हालत पहले ही आर्थिक वेंटिलेटर पर है, उस पर अब कर्ज का हर कतरा भी शर्तों की जंजीरों में बंधा रहेगा। नए बजट के साथ ही IMF ने बिजली बिलों पर सरचार्ज बढ़ाने, 3 साल से पुरानी कारों की आयात पर लगी रोक हटाने और कृषि आय पर टैक्स लगाने की भी शर्त रखी है। चारों प्रांतों को जून तक इनकम टैक्स कानून लागू करने होंगे। इसके लिए उन्हें टैक्स रिटर्न की प्रक्रिया, करदाताओं की पहचान, पंजीकरण और अनुपालन सुधार की योजना बनानी होगी। IMF की यह चेतावनी ऐसे समय पर आई है जब पाकिस्तान एक और बेलआउट पैकेज की भीख मांग रहा है। लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि अगर भारत से दुश्मनी नहीं छोड़ी तो IMF का दरवाजा भी बंद हो सकता है। उधर भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सिर्फ हमला नहीं किया, बल्कि दुश्मन को अपनी ही जमीन पर बेवकूफ बनाकर बर्बादी लिख दी। नकली जेट भेजकर ऐसा गेम खेला गया जिसे इतिहास में सैटेलाइट वॉरफेयर की सबसे शातिर चाल माना जा रहा है। 9 मई की रात
भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बारंग में से 11 एयरबेस को निशाना बनाया, लेकिन हमले से पहले भारतीय स्काईफोर्स ने नकली विमानों का ऐसा भ्रम फैलाया कि पाकिस्तानी रडार चीखने लगे। HQ-9 डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ और पाकिस्तान ने खुद अपनी सारी लोकेशन खोल दी। बस यहीं से शुरू हुआ असली हमला। भारत ने ब्रह्मोस, स्कैल्प, रैम्पेज और क्रिस्टल मेज जैसी लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल कर पाकिस्तान के एयरबेस, हैंगर, रडार और संचार तंत्र को तबाह कर दिया। ब्रह्मोस का यह पहला युद्धकालीन इस्तेमाल था, जिसमें एक के बाद एक 15 मिसाइलें फायर की गईं। सिंध में पाकिस्तान का एक एयर अलर्ट विमान और दर्जनों ड्रोन चकनाचूर हो गए। पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हुई कि उसने तुरंत भारत के DGMO से संपर्क किया और सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए भीख मांगने लगा। यही था ऑपरेशन सिंदूर का असर। न कोई सीमा लांघी, न किसी सैनिक को भेजा, बस टेक्नोलॉजी, प्लानिंग और तर्क का ऐसा संग्राम रचा गया कि पाकिस्तान को समझ ही नहीं आया कि हमला कहां से आया। इसके अलावा पाकिस्तान की जमीन अब खुद उसके खिलाफ खड़ी हो चुकी है। बलूचिस्तान के बाद अब सिंध में भी आजादी की मांग ने पाक हुकूमत के पसीने छुड़ा दिए हैं। सिंध को सिंध देश बनाने की मांग लेकर जय सिंध फ्रीडम मूवमेंट के कार्यकर्ताओं ने राजमार्गों पर धरना देकर पाकिस्तान को खुली चुनौती दे दी है। लापता और जेल में बंद राष्ट्रवादी नेताओं की रिहाई की मांग करते हुए सिंधी नेताओं ने ऐलान किया कि अगर उनके कार्यकर्ताओं पर अत्याचार बंद नहीं हुआ तो वह जेलों के दरवाजे बंद कर देंगे। सिंध और बलूचिस्तान में जबरन गायब किए गए लोगों, अवैध हिरासत और मानवाधिकार हनन के खिलाफ प्रदर्शन अब वैश्विक अपील बन चुका है। पाकिस्तान का डर इस कदर बढ़ चुका है कि अब उसके अपने ही प्रांत आजादी की चिंगारी से जल उठे हैं। सिंध के लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार संस्थागत उत्पीड़न के जरिए उनकी संस्कृति, पहचान और अधिकार को मिटा रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।